कश्मीर की बर्फीली वादियां, अचानक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें, बंद बाजार, खाली मकान, पलायन करते परिवार, अस्पताल का कॉरिडोर, सरला भट्ट की तस्वीर, फिर यासीन मलिक की फाइल फोटो, धीमी धड़कन, गोली की आवाज, स्क्रीन ब्लैक, अपहरण, टॉर्चर, मर्डर, 36 साल बाद खुली आतंक की फाइल। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ अंजलि राजावत। 36 साल पहले एक नर्स को अस्पताल से अगवा किया गया, उन्हें प्रताड़ित किया गया, गोलियों से उनका शरीर छलनी कर दिया गया और फिर हत्या को सही ठहराने के लिए उनके शव के पास एक झूठा आरोप रख दिया गया। उनका नाम था सरला भट्ट। सरला का अपराध क्या था? क्या उनका अपराध ये था कि वो कश्मीरी पंडित थी? क्या उनका अपराध ये था कि आतंकियों की धमकियों के बावजूद उन्होंने कश्मीर नहीं छोड़ा? या फिर उनका अपराध सिर्फ इतना था कि वो बंदूक के सामने झुकने को तैयार नहीं थे? अब 36 साल बाद इस मामले में जम्मू कश्मीर की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 737 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। इसमें प्रतिबंधित जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी कि JKLF के तत्कालीन कमांडर यासीन मलिक समेत 5 लोगों को आरोपी बनाया गया। वहीं यासीन मलिक, जिसके हाथ में कभी बंदूक दिखाई दी और बाद में जिसने कैमरों के सामने खुद को शांति का संदेशवाहक बताने की कोशिश की। लेकिन सवाल यह है कि क्या सफेद कुर्ता पहन लेने से खून के पुराने दाग मिट जाते हैं? क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमन बोलने से इतिहास की गोलियां खामोश हो जाती हैं? और क्या बंदूक की राजनीति करने वाला व्यक्ति सिर्फ अपना परिचय बदलकर जवाबदेही से बच सकता है? आज हम आपको बताएंगे कि सरला भट्ट कौन थी, उनकी हत्या क्यों की गई, चार्जशीट में यासीन मलिक पर क्या आरोप है और क्यों 737 पन्नों की ये फाइल आतंक के उस दौर का हिसाब मांग रही है, जिसे वर्षों तक दबाने की कोशिश की गई। सरला भट्ट हत्याकांड। घटना 18 अप्रैल 1990। पीड़ित 27 वर्षीय नर्स सरला भट्ट। स्थान था श्रीनगर। जांच एजेंसी थी SIA। चार्जशीट 737 पन्ने और आरोपी यासीन मलिक समेत 5। सरला भट्ट दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग इलाके की रहने वाली थी। वो श्रीनगर के शेरे कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी कि SKIMS में स्टाफ नर्स थी और साल 1990 कश्मीर में आतंकवाद अपनी सबसे भयावह रूप में फैल रहा था। कश्मीरी पंडितों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा था, धमकियां दी जा रही थी, हत्याएं हो रही थी, घरों के बाहर दहशत थी और परिवार घाटी छोड़ने को मजबूर हो रहे थे। SKIMS में काम करने वाली कई कश्मीरी पंडित नर्सें अपने परिवारों के साथ कश्मीर छोड़ चुकी थी, लेकिन सरला भट्ट ने जाने से इनकार कर दिया। वो नर्स थी, उनका काम घायल की जान बचाना था। उन्होंने मरीज के धर्म और विचारधारा को नहीं देखा, लेकिन आरोप है कि आतंक के सौदागरों ने उनके नाम, पहचान और समुदाय को देखा। सरला भट्ट अस्पताल में अपनी ड्यूटी पर डटी रही। शायद उन्हें भरोसा था कि एक अस्पताल में इंसानियत सबसे बड़ी पहचान होगी, लेकिन आतंकवाद की कोई इंसानियत तो होती नहीं है। उसे अस्पताल में भी दुश्मन दिखाई देता है और निहत्थी नर्स से भी खतरा। 18 अप्रैल 1990 को आखिर हुआ क्या? दोपहर का वक्त था। SKIMS से सरला भट्ट लापता हो गई। बंदूक के बल पर अपहरण का आरोप, मारपीट और प्रताड़ना, गोलियों से हत्या। अगले दिन शव बरामद। 18 अप्रैल 1990 को सरला भट्ट को कथित तौर पर बंदूक के बल पर अगवा कर लिया गया। अगले दिन उनका गोलियों से छलनी शव श्रीनगर के मल्ला बाग इलाके से बरामद हुआ। उनके शव के पास एक हाथ से लिखा नोट मिला, जिसमें उन्हें पुलिस का मुखबिर बताने की कोशिश की गई थी, लेकिन SIA की जांच के अनुसार मुखबिर होने का आरोप हत्या को सही ठहराने के लिए गढ़ा गया झूठा बहाना था। यानी कि पहले एक निर्दोष महिला का शक गढ़ा गया, फिर आतंकियों की तथाकथित अदालत लगाई गई और फिर बिना सबूत, बिना सुनवाई और बिना सफाई का अवसर दिए मौत की सजा सुना दी गई। यही आतंकवाद का असली मॉडल होता है। पहले अफवाह फैलाओ, फिर किसी को गद्दार घोषित करो, उसके बाद बंदूक से फैसला करो और आखिर में हत्या को क्रांति का नाम दे दो। ना अदालत, ना वकील, ना कानून, सिर्फ बंदूक और उसके पीछे छिपी हुई कायरता। कश्मीरी पंडित नर्स धमकियों के बावजूद कश्मीर में रुकी, SKIMS में अपनी ड्यूटी जारी रखी, मुखबिर होने का आरोप लगाया गया। SIA के मुताबिक आरोप था झूठा, हत्या से दहशत फैलाने की कोशिश और साजिश। चार्जशीट से जुड़ी जानकारी के मुताबिक अप्रैल 1990 में सुरक्षा एजेंसियों ने JKLF के सदस्यों को पकड़ने के लिए एक छापा मारा था। आरोप है कि यासीन मलिक को शक हुआ
कि अस्पताल में काम करने वाली किसी कश्मीरी पंडित नर्स ने पुलिस को सूचना दी होगी। लेकिन क्या किसी शक के आधार पर किसी महिला को अगवा किया जा सकता है? क्या बिना प्रमाण किसी इंसान को मुखबिर घोषित किया जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ये शक सच में शक था या फिर पहले से तय हत्या को सही साबित करने के लिए तैयार किया गया एक बहाना। एसआईए की चार्जशीट में आरोप लगाया गया है कि सरला भट्ट की हत्या कोई अकेली आपराधिक घटना नहीं थी। इसका उद्देश्य कश्मीरी पंडित समुदाय में भय पैदा करना और उन्हें घाटी छोड़ने पर मजबूर करना था। चार्जशीट में किस किस का नाम था? मोहम्मद यासीन मलिक, खुर्शीद अहमद चालकू, अब्दुल हामिद शेख, मोहम्मद यूसुफ, सूफी उर्फ इदरीस, गुलाम मोहम्मद टपलू। चार्जशीट में यासीन मलिक समेत 5 लोगों को आरोपी बनाया गया है। खुर्शीद अहमद चालकू की पहचान कथित रूप से गोली चलाने वाले व्यक्ति के रूप में की गई है। उसके पाकिस्तान में होने की आशंका जताई गई है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है। अब्दुल हामिद शेख, मोहम्मद यूसुफ सूफी और गुलाम मोहम्मद टपलू की मौत हो चुकी है। यासीन मलिक इस समय एक अलग टेरर फंडिंग मामले में जेल में है। लेकिन यहाँ एक बात साफ समझनी होगी, चार्जशीट अदालत का अंतिम फैसला नहीं होती है। आरोपों और सबूतों की न्यायिक जांच होगी। यासीन मलिक और अन्य आरोपियों को कानून के तहत अपना बचाव रखने का अधिकार मिलेगा। मगर सवाल ये भी है कि जो न्याय 1990 में शुरू होना चाहिए था, उसकी पहली मजबूत दस्तक 2026 में क्यों सुनाई दी? 737 पन्नों में कौन कौन से सबूत? चश्मदीदों के बयान, संरक्षित गवाहों की गवाही, मेडिकल रिकॉर्ड, बैलिस्टिक रिपोर्ट, घटनास्थल से मिले कारतूस, पुराने दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, आतंकी संगठन का कथित नोट। इस मामले की जांच आसान नहीं थी। 36 साल बाद गवाहों को तलाशना था। कई गवाह अब 70 और 80 साल की उम्र में पहुंच चुके थे। पुराने दस्तावेज खोजने थे, घटनास्थल से जुड़े साक्ष्यों का दोबारा विश्लेषण करना था, वर्षों से चुप परिवारों का भरोसा जीतना था। चार्जशीट को मौखिक गवाहियों, दस्तावेजी रिकॉर्ड, मेडिकल साक्ष्यों, फॉरेंसिक और बैलिस्टिक रिपोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक सामग्री के आधार पर तैयार किया गया है। जांच में यह दावा किया गया है कि घटनास्थल से मिले 3 कारतूस एक ही हथियार से चलाए गए थे। यानी जिस सच को आतंकी की धमकी से वर्षों तक दबाकर रखा गया, जांच एजेंसी ने उसी सच को गवाहियों, कारतूसों और दस्तावेजों की मदद से जोड़ने की कोशिश की। आतंक ने लोगों की जुबान बंद कराई थी। अब कानून उन्हीं बंद जुबानों से बयान दर्ज करा रहा है। आतंक ने फाइल को दफनाने की कोशिश की। अब 737 पन्ने कब्र से सवाल बनकर बाहर आए हैं। किन धाराओं में आरोप है? रणवीर दंड संहिता, धारा 364 अपहरण, धारा 341 गलत तरीके से रोकना, धारा 302 हत्या, धारा 201 सबूत नष्ट करना, धारा 120B आपराधिक साजिश, साथ में टाडा की धाराएं, आर्म्स एक्ट की धाराएं। चार्जशीट में अपहरण, हत्या, आपराधिक साजिश, गलत तरीके से रोकने और सबूत नष्ट करने से जुटी धाराएं लगाई गई हैं। इसके अलावा टाडा और आर्म्स एक्ट की धाराएं भी शामिल की गई हैं। अब अदालत ये देखेगी कि गवाहियों और वैज्ञानिक साक्ष्यों की ये कड़ी कितनी मजबूत है। अभियोजन पक्ष को आरोपों को कानून के निर्धारित मानकों पर साबित करना होगा। लेकिन इस मामले की अदालत केवल श्रीनगर की विशेष अदालत नहीं है, एक अदालत इतिहास की भी है। वो इतिहास पूछ रहा है कि जब कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया जा रहा था, तब व्यवस्था कहाँ थी? जब सरला भट्ट जैसी निहत्थी नर्स को अगवा किया गया, तब उनकी रक्षा कौन कर रहा था? और जब उनका शव गोलियों से छलनी मिला, तब जांच 36 साल तक निर्णायक मुकाम पर क्यों नहीं पहुंच सकी? यासीन मलिक से 5 सवाल। सरला को मुखबिर किस सबूत पर बताया गया? क्या हत्या का आदेश संगठन के स्तर पर हुआ? जेकेएलएफ का कथित कमांड स्ट्रक्चर क्या था? निहत्थी नर्स से किस बात का खतरा था? 36 साल तक सच क्यों दबा रहा? यासीन मलिक की कहानी केवल एक व्यक्ति की कहानी रही है, ये उस राजनीतिक पैकेजिंग की कहानी भी है जिसमें कभी बंदूक के साथ दिखाई देने वाले चेहरे को बाद में शांति की बातचीत का चेहरा बनाकर पेश किया गया। कभी उसे अलगाववादी नेता कहा गया, कभी राजनीतिक स्टेक होल्डर, कभी शांति प्रक्रिया का हिस्सा। लेकिन 737 पन्नों की चार्जशीट उस चमकाई गई तस्वीर के पीछे छिपे अतीत से सवाल पूछ रही है। क्या बंदूक रख देने का दावा बंदूक से किए गए पुराने अपराधों की जांच रोक देता है? क्या कैमरे के सामने अहिंसा का उच्चारण करने से कथित पीड़ितों के परिवारों का दर्द समाप्त हो जाता है? और क्या आतंक की राजनीति से निकला व्यक्ति केवल अपने शब्द बदलकर इतिहास बदल सकता है?
कपड़े बदल सकते हैं, बयान बदल सकते हैं, राजनीतिक मित्र बदल सकते हैं, लेकिन कारतूस पर दर्ज निशान नहीं बदलते। सफेद कुर्ता पुराने आरोपों का वॉशिंग पाउडर नहीं होता है और शांति का भाषण किसी हत्या की फाइल पर लगा हुआ इरेजर नहीं होता है। नर्स बनाम आतंक, सरला भट्ट हाथ में दवा, उद्देश्य जीवन बचाना, पहचान स्वास्थ्य कर्मी, रास्ता सेवा आतंक का आरोपित तंत्र, हाथ में बंदूक, उद्देश्य भय फैलाना, तरीका अपहरण और हत्या, परिणाम पलायन। इस मामले की सबसे बड़ी विडंबना तो देखिए, सरला भट्ट का काम घायल लोगों की जान बचाना था। अस्पताल में आने वाले मरीज का परिचय पूछकर इलाज नहीं किया जाता, लेकिन कथित आतंकियों ने एक नर्स का परिचय देखा, उनकी धार्मिक पहचान देखी, उन पर शक गढ़ा और उनकी जान ले ली। निहत्थी महिला को अगवा करना बहादुरी नहीं होती है, किसी नर्स को प्रताड़ित करना क्रांति नहीं होती है, बिना सबूत किसी को मुखबिर बताकर गोली मार देना आजादी की लड़ाई नहीं होती है। ये केवल आतंक होता है, कायर, संगठित और निर्दयी आतंक। 36 साल की देरी का जिम्मेदार कौन? शुरुआती जांच क्यों रुकी? गवाहों को सुरक्षा क्यों नहीं मिली? पुराने मामलों की समीक्षा क्यों नहीं की गई? पीड़ित परिवारों को किसने अकेला छोड़ा? न्याय के लिए 3 दशक क्यों लगे? चार्जशीट दाखिल होना महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे व्यवस्था की पूरी जीत बताना भी जल्दबाजी होगी, क्योंकि न्याय में 36 साल की देरी खुद व्यवस्था के सामने एक आरोप पत्र है। इस दौरान 3 आरोपी मर चुके हैं, गवाह बूढ़े हो गए हैं, परिवार का भरोसा टूटता रहा, सबूत कमजोर होने का खतरा बढ़ता गया। इसीलिए सवाल सिर्फ यासीन मलिक और उसके कथित साथियों से नहीं है, सवाल उन व्यवस्थाओं से भी है जिन्होंने फाइल को आगे नहीं बढ़ाया। सवाल उन सरकारों से भी है जिनके कार्यकाल में पीड़ित परिवार अदालत की चौखट तक पहुंचने की उम्मीद खोते रहे, और सवाल उस बौद्धिक वर्ग से भी है जिसने आतंक के आरोपों का सामना करने वाले चेहरों के लिए नरम शब्द खोजे, लेकिन पीड़ित परिवारों के लिए चीखे ही छोड़ दी, चीखों के लिए समय नहीं निकाला। 737 पन्नों की चार्जशीट, 36 साल का इंतजार, 5 आरोपी, एक सवाल, सरला को न्याय कब? सरला भट्ट वापस तो नहीं आएंगी, उनका परिवार खोए हुए 36 साल वापस नहीं पा सकता, लेकिन उनकी हत्या का सच अदालत तक पहुंचाना जरूरी था, क्योंकि जब किसी पीड़ित की फाइल बंद होती है तो केवल एक मुकदमा नहीं मरता, कानून पर समाज का भरोसा भी मरता है। आज यासीन मलिक और अन्य आरोपियों के नाम चार्जशीट में हैं। कल अदालत सबूतों की जांच करेगी और तय करेगी कौन दोषी है। मगर एक बात अभी से साफ है, आतंक कितना भी पुराना क्यों ना हो, उसके अपराधों की एक्सपायरी डेट नहीं होती है। शांति का नकाब कितना भी चमकदार हो, इतिहास के सामने वो हमेशा टिक नहीं सकता। और समय कितना भी गुजर जाए, किसी सरला भट्ट की हत्या केवल एक भूली हुई खबर बनकर नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि कानून देर से जागा है, लेकिन सवाल दरवाजे पर खड़ा है। यासीन मलिक 1990 का हिसाब कौन देगा? तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेगा, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और बेल बटन दबाइए ताकि आप तक तमाम अपडेट्स पहुंचती रहें। नमस्कार।